बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाक़ दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से। सियासत के बाज़ार में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है, गर्मा गर्मी शुरू हो गई है, गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया, मार धाड़ छापे शुरू हो चुके हैं। सोशल मीडिया के लोग, डिजिटल मीडिया के लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, उनके रहनुमा, उनके कारकुन दोबारा से इस वक्त निशाने पर हैं। और हुकूमत और 15 जमाती हुकूमत इत्तेहाद, जिनका इक़्तिदार चंद दिन के बाद ख़त्म होने वाला है, और जाने से पहले पहले वो क्या कुछ करना चाहते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं आज का दिन। अदरवाइज भी एक अहम मीटिंग है, आज अहम इजलास है, उस इजलास में क्या फैसले होने हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, क्योंकि इस वक्त क्लोजिंग सेरेमनी हो चुकी है और क्लोजिंग सेरेमनी के बाद एक आखिरी इत्तेहादियों का इजलास भी हो चुका है। और ये इजलास हुआ है वीडियो लिंक के जरिए, जिसमें तमाम इत्तेहादी रहनुमा जो हैं, हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल तमाम रहनुमा मौजूद थे वीडियो लिंक के जरिए, और उसमें एक फैसला कर लिया गया है। और वो फैसला है कि 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी, और उससे एक आध दिन के अंदर अंदर सिंध असम्बली भी तहलील और फिर बलोचिस्तान असम्बली भी तहलील कर दी जाएगी। इस तरीके से वो जो असम्बली मुद्दत पूरी करने वाला ऑप्शन था वो अब नहीं लिया जाएगा, और इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर करवाने का इरादा है, फिल वक्त इरादा है। लेकिन नज़र नहीं आ रही चीज़ें कि ये इलेक्शन की तरफ आराम से आसानी से जाएंगे। उसकी वजह बहुत ज़्यादा क्लियर है कि आखिरी इस वक्त तक भी, जब तक हम गुफ्तगू कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो हैं वो बआसानी इलेक्शन जीत रहे हैं, और उनके करीब करीब कोई भी नहीं है। तो पहले ज़रा कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा आ गई है और जारहाना अंदाज है गिरफ्तारियों का सिलसिला। शहरयार अफरीदी, उनको गिरफ्तार किया गया, कल उनको उठाया गया, जेल से निकले, 10वीं बार गिरफ्तार किया गया। उसके बाद फिर आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनको पेश किया गया, और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फौरी तौर पर उनको रिहा करने का हुक्म दिया। लेकिन अदालत के फैसले पर अमल दरामद के बजाय बाहर धींगा मुश्ती हुई, कपड़े फाड़ दिए गए शहरयार अफरीदी के, उनके वकला के, उनके अजीज़ व अकारब के वहाँ पे हुई। और उसके बाद उनको फिर नक्स अमन वाला कानून 3 MPO के तहत उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और दोबारा उनको नज़रबंद कर दिया गया। ये तो है शहरयार अफरीदी। उसके बाद अली अमीन गंडापुर, उनके घर पे रेड किया गया, 4 घंटे तक छापामार जो हैं वो मौजूद रहे उनके घर में, और उनके घर से डंडे और गुलेलें बरामद की गई, तो उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। असद कैसर साहब, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, इंतहाई सीजनड आदमी है, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी तगोदा की जा रही है, लेकिन उन्हें पेशावर हाई कोर्ट में के अहाते में पनाह लेना पड़ी। दूसरी जानिब शेख रशीद साहब ने गाड़ी मांगी थी अपनी बुलेट प्रूफ, लेकिन उनको गाड़ी नहीं दी गई क्योंकि वो पुलिस के कब्जे में थी, तो अदालत ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है कि फिल वक्त उनको गाड़ी नहीं मिलेगी। उसके बाद एक और पेशावर हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ा जजमेंट आई, तगड़ी जजमेंट आई। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट डट गए। जो कुछ पंजाब में हो रहा है और वो ही कुछ जो इस्लामाबाद में हो रहा है, पेशावर में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी वही कुछ करने की कोशिश की गई। लेकिन एक MPA रंगेज खान, उनको गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि फौरी तौर पर उनको पेश किया जाए, और अगर पेश नहीं किया गया तो मैं अपना ओहदा छोड़ दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि अगर मैं लोगों को इंसाफ नहीं दे सकता, आइन की पासदारी नहीं कर सकता, आइन पर अमल दरामद नहीं करवा सकता, तो फिर मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं अपने ओहदे पर बरकरार रहूं। लिहाजा फौरी तौर पर वहां पर दौड़ चौड़े लगी, और उसके बाद बिल आखिर फौरी रंगेज खान MPA को, जो साबिक MPA, उनको पेश किया गया, और उनकी फिर फर्दर जो भी ऑर्डर था इस पेशावर हाई कोर्ट ने वो किया। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि हाथ पांव काफ़ी फूले हुए हैं, और मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो जाने से पहले पहले बहुत कुछ करना चाहता है। एक तो इमरान खान साहब की नाअहली और गिरफ्तारी का प्लान अभी तक मौजूद है, और नाअहली तो मुझे अभी तक बहुत मुश्किल है कि आज के दिन कोई ऐसा फैसला दिया जा सकेगा, लेकिन उनके प्लान मौजूद है। उसकी रीज़न है कि आज के ही दिन बहुत ज़्यादा उनको तलबी, इमरान खान साहब को किसी भी तरीके से बुलाने का मकसद है, इस्लामाबाद बुलाने की कोशिश की जा रही है। नंबर 1 ट्रायल कोर्ट तोशाखाना, हुमायूं दिलावर साहब ने उनको कहा कि ज़ाती तौर पे पेश हों, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब को आज इस्लामाबाद पुलिस ने दोबारा तलब कर लिया है, और उन्हें कहा कि जी आज आकर आपने बयान रिकॉर्ड करवाना है। तो नंबर 3, नैब ने भी आज ही उनको तलब कर लिया है तोशाखाना केस में, अलकादर ट्रस्ट में उनको दोबारा बुला लिया है, अलकादर ट्रस्ट में। लिहाजा 3 ऐसे अहकामात हैं मुख्तलिफ फोरम्स पे जिसमें हुक्म दिया गया इमरान खान को कि वो ज़ाती तौर पर पेश हों। तो इससे आप हुक्मरानों की नीयत का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनकी नीयत क्या है, और वो अभी भी इमरान खान साहब को हर सूरत में
जाने से पहले पहले गिरफ्तार देखना चाहते हैं। ये मरीम साहिबा की ख्वाहिश है, नवाज शरीफ साहब का हुक्म है, और उसमें बाकी कौन कौन शामिल है ये उसका अंदाज़ा आने वाले दिनों में बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। लेकिन फिल वक्त ये है कि इमरान खान साहब अभी तक बचे हुए हैं। और उसकी दूसरी जानब जो आज इजलास होना है एक और, जिसकी मैं आपको बता दूं, पहले तो हुक्मरान इत्तेहाद का वीडियो लिंक के जरिए इजलास हुआ और उसमें मुख्तलिफ नाम जो हैं वो ज़ेर गौर है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर जो है वो आर्मी चीफ करेंगे, और आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से ही नए निगरान वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाएंगे और अपना मनसब संभालेंगे। अब ये फैसला जो है वो ना ही अपोजिशन राजा रियाज साहब ने करना है और ना ही हुक्मरान इत्तेहाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने करना है, इसलिए ये फैसला उधर जाएगा। उसकी वजह कि आज हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास हुआ जिसमें काफ़ी डिटेल्स डिस्कशन हुई, उसमें 9 अगस्त को असम्बली तहलील करने के बारे में हतमी फैसला हुआ। और दूसरी जानिब निगरान वज़राए आज़म के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर भी फरमाया गया, और मुख्तलिफ जो नाम इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं उसमें हफीज़ शेख साहब हैं, शाहिद काका नबासी साहब हैं, फवाद हसन फवाद हैं, असलम भोतानी हैं, और MQM की तरफ से साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल अबाद साहब का नाम भी ज़ेर गौर आया। तो ये 5-7 नाम आए हैं, लेकिन इन 5-7 नामों में शाहिद काका नबासी साहब मुस्लिम लीग नवाज के कट्टर किस्म के रहनुमा हैं, और फवाद हसन फवाद ज़ाहिर वो भी मुस्लिम लीग नवाज से जुड़े हुए हैं, इस वक्त भी मौजूद हैं काबीना के मामलात में, इस वक्त भी वो देख रहे हैं, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। नंबर 2 असलम भोतानी साहब भी पहले हुक्मरान इत्तेहाद में थे, इमरान खान साहब के साथ फिर आ गए, इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, लेकिन उनका भी उसके बारे में भी इत्तला है कि ऐसा नहीं हो सकेगा। और उसके बाद हफीज़ शेख साहब के बारे में जो सबसे ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट तस्वुर किए जा रहे हैं, लेकिन उनके बारे में भी जो इत्तलात आ रही हैं कि शायद वो भी ना हो, इशरतुल अबाद साहब भी नहीं होंगे। तो फिर कौन होगा, ये अभी तक मामला बीच में ही अटका हुआ है। इसलिए हुक्मरान इत्तेहाद ने तमाम इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को ये इख्तियार दे दिया कि जनाब आप जिसको भी नॉमिनेट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। दूसरी जानिब राजा रियाज साहब हैं, वो भी डिस्कशन में लगे हुए हैं और वो भी अपनी महफिल से जाके बैठे हैं, लेकिन हमारे पास जो इत्तला है कि इत्तेहादियों का इजलास हुआ, इत्तेहादियों ने इख्तियार दे दिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को। उधर अपोजिशन का इजलास हुआ, अपोजिशन ने इख्तियार दे दिया राजा रियाज साहब को। तो राजा रियाज साहब ने और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ने ये इख्तियार दे दिया है आर्मी चीफ को कि जनाब माई बाप आप जिसे चाहें निगरान वज़ीर आज़म बना दें, बस हमारे लिए इतना ही है कि हमारा आइंदा ख्याल रखना, और अगर कोई हमारा काम शाम रुक जाए तो वो उसके लिए ज़रा मेहरबानी कर देना। तो लिहाजा ये मामला तो है निगरान वज़ीर आज़म का चैप्टर तो आप क्लोज समझिएगा, बाकी सारी एक फार्मेलिटी पूरी हो जाएगी और नाम वही होगा जो कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी, वही निगरान वज़ीर आज़म आएगा। बाकी सब नाम गर्दिश करते रहेंगे और डिस्कस होते रहेंगे। बाज़ जर्नलिस्टों के नाम भी आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई जर्नलिस्ट जो है वो निगरान वज़ीर आज़म बनेगा। उसकी वजह यह है कि ये निगरान वज़ीर आज़म जिसने आना है, ये निगरान वज़ीर आज़म काफ़ी तगड़ा वज़ीर आज़म होगा और इसको तगड़े तगड़े फैसले भी करने हैं, और इसने ये ज़रूरी नहीं है कि ये 90 दिन के लिए आए, ये 190 के बजाय 180 दिनों के लिए भी आ सकते हैं और 365 दिनों के लिए भी आ सकते हैं, और मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो 365 में 180 दिन और ऐड कर लें। तो इसलिए ये अभी तक एडअप होता रहेगा और अभी तक क्लियर नहीं है, अभी तक कोई कट ऑफ डेट नहीं है कि इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, और होने हैं तो कब होने हैं ये किसी को नहीं पता। ये राज सिर्फ और सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जानते हैं और दूसरे DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जानते हैं। इन 2 के अलावा कोई बंदा नहीं जानता कि इलेक्शन होना है या नहीं होना, और होना है तो कब होना है, किस तारीख को होना है, 3 महीने बाद होना है, 6 महीने बाद होना है, साल बाद होना है, 1.25 साल बाद होना है, 1.5 साल बाद होना है, 2 साल बाद होना है, कोई नहीं जानता। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि अगर अभी अभी हो गया तो वेल एंड गुड, वरना फिर ये 24 में भी नहीं होगा, 2025 में जाके कहीं ये इलेक्शन होगा। और 2025 का भी अगर आप मार्च 2025 में फिर इलेक्शन होगा, उससे पहले ये इलेक्शन नहीं होगा। तो बहरहाल देखते हैं जी क्या होता है। तो ये तो सिचुएशन थी इस वक्त की। आज की जो अहम खबरें मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ, उसकी रीज़न है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाउंड कर दिया है 14 मई के हवाले से फैसला दे के, कि उन्होंने जो 14 मई के हवाले से जो इलेक्शन की डेट थी उसको पोस्टपोन किया, उसका इख्तियार इलेक्शन कमीशन को नहीं था, और ना ही इलेक्शन पोस्टपोन करने का इख्तियार आइंदा इलेक्शन कमीशन को हासिल होगा। लिहाजा ये सारे के सारे मामलात हैं जी, लेकिन सारी खबरें गूंज रही हैं, घूम रही हैं सिर्फ एक मसले पे, और वो है इमरान खान साहब का मुस्तकबिल। इमरान खान साहब जब तक मौजूद हैं
رنگ میں موجود ہیں، کورٹ میں موجود ہیں، یعنی کہ سیاست کے رنگ میں موجود ہیں، تب تک کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ فوری طور پہ ان کا الیکشن کروانے کا ارادہ لگ رہا ہو، کیونکہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف جب تک ہے تو ان کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. پولیٹیکل ورکرز جو ہیں، پاکستان کے عوام جو ہیں، وہ ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، الیکشن انہوں نے جیت جانا ہے. لہذا فی الحال ایسے آثار وہ کہتے ہیں کہ نظر نہیں آ رہے کہ عمران خان صاحب کو اقتدار دیا جائے، اور عمران خان صاحب کو اقتدار نہیں دیا جانا مقصود ہے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہر وکٹ پہ کھیلنے کے لیے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے سزا دیں میں تب بھی کھیلوں گا، مجھے گرفتار کریں گے میں تب بھی کھیلوں گا، میں جیل میں مجھے رکھ لیں میں تب بھی کھیلوں گا، اور اگر مجھے نہ کھیلنے دیا گیا تو میری پارٹی کھیلے گی، پولیٹیکل پارٹی. تو بہت سارے کام ہو رہے ہیں، بہت سارے پروجیکٹ ہو رہے ہیں. اسی لیے آج مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہے، اور اس اجلاس میں ڈیجیٹل مردم شماری کی ایک رپورٹ سبمٹ ہونا ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جانا ہے کہ جناب الیکشن جو ہیں وہ کون سے مردم شماری کے تحت ہوں گے، پرانی مردم شماری کے تحت ہوں گے یا نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے. کیونکہ اگر آپ نے الیکشن کو پوسٹ پون کرنا ہے تو اس کے لیے پھر جو ہے ایک جواز، ایک بہت تگڑا قسم کا جواز ہونا چاہیے، اور وہ جواز ہے کہ جی ڈیجیٹل مردم شماری نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہو، اور نئی مردم شماری کے اگر الیکشن ہوں گے تو اس کے لیے 4 سے 6 ماہ تو زبان سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے ضرورت ہے نئی حلقہ بندیوں کی، حلقہ بندیوں کے بعد پھر نئی حلقہ بندیاں، نئے نئی ووٹر لسٹ، یہ سارے کام کے لیے 4 سے 6 مہینے درکار ہوں گے. اور مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا جا رہا ہے. آئین اور قانون تو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، اس کے تحت تو فیصلے ہو ہی نہیں رہے. پچھلے 16 مہینوں سے آئین اور قانون کو تو طاق میں رکھا ہوا ہے، کواڑ میں کھڑکی میں جو بھی کہہ لیں، ردی کی ٹوکری میں وہاں پہ رکھا ہوا ہے، اس پہ تو فیصلے ہو ہی نہیں رہے. فیصلے ہو رہے ہیں ذاتی مفادات اور ذاتی فائدے اور سیاسی فائدے اور سیاسی مفادات کے لیے فیصلے ہو رہے ہیں. اس لیے اب ایک دفعہ تو ان کا وہ ایک جھجک تھی وہ اتر چکی ہے کہ آپ نے الیکشن 60 دن میں ہونے ہیں یا 90 دن میں ہونے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اب اس لیے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے تمام اقدامات کو قلعدم قرار دیا ہے الیکشن ملتوی کرنے سے متعلق، اور وہ ایشو بھی جو ہے دلیل وہ بھی رد کر دی کہ صرف سارے ملک میں ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیے. اور وہ اس لیے رد ہو گئی کہ اگر یہ فیصلہ، اگر یہ دلیل مان لی جائے تو پھر وزیر اعظم کی قومی اسمبلی توڑنے کا آئینی اختیار وہ ختم ہو جاتا ہے، اور صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا وزیر اعلیٰ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. اور یہ اختیار جو آئین کے آرٹیکل کی نفی کرنے کا جو ویٹو پاور ہے وہ الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا ہے، جو کہ بالکل غیر آئینی ہے، یہ ہو نہیں سکتا. لہٰذا آج جاگتے رہیے، کافی اہم فیصلے آنے ہیں، اہم دن ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.